दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर की जो 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं, क्या आंसर होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस हैं इसमें। जैसे कि पहला आपका रीडिंग सेक्शन है, इसमें 6 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पर जो है थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट। यहाँ पर जो पहला पैसेज है वो थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में दिया गया है, जिसने इलेक्ट्रिक लाइट का इन्वेंशन किया था, आविष्कार किया था। He loved to do experiments and to ask funny questions. उसे जो है क्या करना पसंद था, प्रयोग करना पसंद था, साथ ही साथ मज़ेदार सवाल पूछना भी पसंद था, ये इसमें बोला गया है। Once he asked his teacher how the kites could fly without wings. एक बार उसने अपने अध्यापक से पूछा, शिक्षक से पूछा कि पतंग जो है वो बिना पंख के कैसे उड़ सकती हैं। The puzzled teacher thought him to be stupid and naughty and turned him out of the school. अब जो शिक्षक था ये हैरान था, पजल्ड हो गया था, यानी हैरान शिक्षक ने सोचा कि वो बेवकूफ़ है और शरारती है, इसलिए उसको जो है स्कूल से निकाल दिया उसने। ही वॉज जस्ट 8 years old when it happened. उस समय उसकी उम्र, थॉमस अल्वा एडिसन की उम्र जो है 8 साल हुई थी जब ऐसा हुआ था। एडिसन्स बेस्ट टीचर वाज हिज मदर। एडिसन की जो माँ थी वो सबसे बेस्ट टीचर थी उसके लिए। सी आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, हेल्प एंड गाइड हिम। वह उसके आंसर्स, उसके जो भी सवाल है उसके आंसर्स देती थी, साथ ही साथ उसकी हेल्प यानी कि मदद भी करती थी। ठीक है। और उसका जो गाइड है, उसका मार्गदर्शन भी वही करती थी। वन डे ही सॉ ए बर्ड। एक दिन उसने एक चिड़िया देखी। इट एट सम वर्म्स एंड फ्लू। उस चिड़िया ने कुछ कीड़े खाए और वो उड़ गई। एडिसन प्रिपेयर्ड ए मिक्सचर ऑफ पल्प्ड वॉर्म्स एंड मेड ए मेड सर्वेंट ड्रिंक इट टू सी इफ सी कुड ऑल्सो फ्लाई। अब एडिसन ने जब ये सब देखा तो एडिसन ने भी क्या किया, कीड़ों का एक मिक्सचर तैयार किया। ठीक है। और उसको मिला करके जो है उसकी सर्वेंट जो थी, मेड थी जो, उसको पिला दिया। वो ये देखना चाहता था कि ये भी क्या ये कीड़े पी करके या खा करके उड़ सकती है। ही वॉज वार्न्ड बाई हिज मदर नॉट टू रिपीट इट। और उसकी माँ ने जो है बोला कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा उसने, उसकी माँ ने क्या करा, उसको चेतावनी दी कि ऐसा दोबारा मत करना, उसने जैसे मैड के साथ किया। वंस ही इमिटेटेड ए हैन एंड सेट डाउन ऑन हर एग्स टू हैच देम। अब एक बार तो उसने क्या करा कि मुर्गी की नकल की और जो अंडे होते हैं जिसे सेदते हैं मुर्गियां बैठ के, चिड़िया बैठ के सेदती हैं, आपने देखा होगा। तो उसके अंडे के ऊपर वो सेदने के लिए बैठ गया। बट ही ओनली ब्रोक द एग्स एंड स्पॉइल्ड हिज शॉर्ट्स। हुआ क्या कि उसने अपना जो है शॉर्ट्स खराब कर लिए जो उसने पहन रखा था, जिसको पहन के वो अंडे के ऊपर बैठा, साथ ही साथ उसने अंडे को जो है तोड़ दिया, बैठने से वो अंडा टूट गया। तो इस तरह का एडिसन ने जो है अपनी हरकतें की थी, उसके बारे में थोड़ा सा ये पैराग्राफ आपको समझाया गया है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसी के हमें आंसर्स देने हैं। जो आपने पैराग्राफ समझा, अब आप आसानी से इसको उत्तर दे सकते होंगे, जहाँ तक मुझे विश्वास है। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया आपसे, व्हाट वाज एडिशन, एडिशन क्या था, तो ये आपको बताना है। तो आंसर आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अभी अभी हमने पढ़ा एडिसन क्या था। यहाँ पे है ए टीचर था, कि एक स्टेट्समैन था, ए साइंटिस्ट था, ए फार्मर था। वो क्या था एडिसन? तो आपने देखा था कि इन्वेंट किया था उसने। आपने पहले ही पैराग्राफ में देखा कि उसने जो है इन्वेंट किया था। थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक लाइट। और जो इन्वेंशन करता है वो क्या क्या होता है, साइंटिस्ट होता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, वो एक साइंटिस्ट था। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन ने पूछा, हु वाज एडिसन बेस्ट टीचर। अभी अभी हमने पढ़ा उसकी माँ जो है उसकी बहुत ही अच्छी टीचर थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, उसकी माता। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट डिड थॉमस अल्वा एडिसन इन्वेंट। तो थॉमस अल्वा एडिसन ने क्या इन्वेंट किया था, तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक लाइट। तो यहाँ पर जो है आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है आपसे, व्हाट डिड ही लव टू डू। उसको क्या करना पसंद था। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसको जो है क्या करना पसंद था। तो वो जो है उसको एक्सपेरिमेंट करना पसंद था और फनी क्वेश्चंस पूछना पसंद था। तो हमने अभी भी पढ़ा था, ही लव टू डू एक्सपेरिमेंट एंड आस्क फनी क्वेश्चंस। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, चूज द अपोजिट वर्ड ऑफ सीरियस फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पे सीरियस जो है इसका आपको अपोजिट वर्ड बताना है। तो सीरियस जो होता है, सीरियस मतलब बहुत ही ज़्यादा गंभीर, और फनी मतलब मजाकिया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होता है इसमें पूछा गया है, चूज द सिमिलर वर्ड ऑफ इनोवेट। इनोवेट मतलब होता है किसी चीज़ का आविष्कार करना, ठीक है, फ्रॉम द बिलो गिवन ऑप्शंस। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो है इसमें आपसे इनोवेट का क्या होता है, इन्वेंटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा है आपका, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन्वेंटेड। ये भी आविष्कार होता है, इनोवेट भी आविष्कार ही होता है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा इन्वेंटेड। इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर हम समझे। पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएगा, आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। पैराग्राफ को समझने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें ताकि जो है आपको कोई भी समस्या ना हो। There is a danger of the world getting liberty drunk इन दीज डेज लाइक द ओल्ड लेडी विद द बास्केट। तो यहाँ पे बोला गया है, इन दिनों जो है दुनिया टोकरी वाली बुढ़िया की तरह जो है आज़ादी के नशे में धुत हो जाने का खतरा महसूस कर रही है। वी शुड थिंक, हमें सोचना चाहिए, व्हाट डज द रूल ऑफ द रोड मीन। तो सड़क के नियम क्या है हमको ये समझना चाहिए। इट मीन्स इन ऑर्डर दैट द लिबर्टीज ऑफ ऑल मे बी प्रिजर्व्ड, जो है सभी की आज़ादी की सुरक्षा या सुरक्षित होनी चाहिए। द लिबर्टीज ऑफ एवरीवन मस्ट बी कल्ट्रेड, और सभी की आज़ादी जो है वो क्या होनी चाहिए, उसको जो है उसमें थोड़ी बहुत कटौती होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आज़ादी नहीं होनी चाहिए। वैन द पुलिसमैन स्टेप्स इन टू द मिडल ऑफ द रोड एंड पुट्स आउट हिज हैंड ही इज़ द सिंबल ऑफ लिबर्टी। जब कोई पुलिसमैन जो है सड़क के बीच में आकर के खड़ा हो जाए और अपने हाथ को उठाए, तो यहाँ पर जो है उसकी आज़ादी का ये जो है प्रतीक माना जाता है कि उसको ये आज़ादी है। यू मे नॉट थिंक सो, आपको ऐसा नहीं करना है कि आप सोचो कि आप भी सड़क के बीच में आ जाओ और हाथ उठा लो कि गाड़ी रोक दूंगा मैं। इफ़ ही फुल्स अप योर मोटरसाइकिल एट द रॉन्ग साइड विल फील इंजर्ड। अगर जो है आपकी मोटरसाइकिल को अगर गलत जगह पे अगर वो पुल कर देता है रॉन्ग साइड में, तो जो है क्या हो जाएगा, आप इंजर्ड हो जाओगे। तो इस तरह का पैसेज है, यू मे फील दैट यूर लिबर्टी हैज़ बीन आउटरीच। और आप सोचोगे कि आपका जो है आज़ादी छीन लिया गया है, आपकी आज़ादी के साथ जो है छेड़छाड़ हो रही है। तो इस तरह से ये पैराग्राफ है, आप समझ चुके होंगे। अब आइए इस पैराग्राफ के जो प्रश्न हैं उसको समझते हैं। यहाँ पर ये पैराग्राफ थोड़ा सा बचा हुआ है, यहाँ पर भी है। तो इस पैराग्राफ को आप अच्छे तरह से एक बार रीड करें ताकि आपको समझ में आए। पैराग्राफ आप जब तक रीड नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा, और आपको समझ में नहीं आएगा तो आप एग्ज़ाम में कर नहीं पाओगे। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको सारे पैराग्राफ जो है एक बार रीड करने चाहिए, समझना चाहिए कि किस तरह के पैराग्राफ बनते हैं ये, और क्या इसके मीनिंग होंगे और क्या क्वेश्चंस बनेंगे। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनेंगे उसमें आपको आंसर्स लिखने होंगे, ना कि आपको आंसर्स दिए होंगे। अब यहाँ पे जो आंसर्स लिखने होंगे, तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और देखते हैं इसमें आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसका क्या आंसर हो सकता है। यहाँ पे पूछा गया आपसे, व्हेन डज पुलिस मैन ए सिंबल ऑफ लिबर्टी। तो पुलिसमैन जो है वो एक सिंबल कैसे प्रतीत होता है आज़ादी का। तो जब अभी अभी हमने पढ़ा था, व्हेन पुलिसमैन क्या करता है, स्टेप्स इनटू द मिडल ऑफ द रोड एंड पुट्स आउट हिज हैंड, है ना, अप। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो पैराग्राफ में इसी में आंसर है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हो, पुलिसमैन कब लिबर्टी महसूस करता है, व्हेन द पुलिसमैन स्टेप्स इनटू द मिडल ऑफ द रोड एंड पुट्स आउट हिज हैंड। ठीक है, ही इज़ द सिंबल ऑफ लिबर्टी। तो ये नहीं लिखना है, तो आपको इतना ही लिख देना है, ये भी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा, पूरे नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये आपका जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है उसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर आइए, वाई हैव वी सबमिटेड टू ए कल्टरमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी। हमने अपनी निजी जो स्वतंत्रता है उसमें कटौती क्यों स्वीकार कर ली है, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, सेकंड वाले में। इन सभी के आंसर्स मैं आपको लिखित रूप से दे देता हूँ ताकि आप लोगों को समस्या ना हो। और आपने पैराग्राफ तो पढ़ लिया होगा, जैसा मैंने बताया कि पैराग्राफ जरूर पढ़िए। पहला क्वेश्चन का आंसर मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, लेकिन मैं आपको अभी सारे आंसर्स यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर इसी पैराग्राफ का थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर है आगे, ठीक है। सारे उत्तर जो लिख रहा हूँ ये यहाँ पे आपको मिलेंगे देखने को, और इन सब चीज़ों को आपको जो है इसी तरह से आंसर्स देने होते हैं, आपको समझ करके लिखना है। मैं यहाँ पे सारे आंसर्स मेंशन कर देता हूँ। तो देखिए मैंने ये आंसर्स मेंशन कर दिए। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हेन डज द पुलिस मैन
ए सिंबल ऑफ लिबर्टी। तो व्हेन ए पुलिस स्टेप्स इन टू द मिडल ऑफ द रोड एंड पुट्स आउट हिज हैंड। ठीक है, बस इतना लिख दोगे तो ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो पहला आंसर तो आपका यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, पहला आंसर। ठीक है, दूसरे आंसर की बात करते हैं। वाई हैव बी सबमिटेड टू ए कल्टरमेंट ऑफ प्राइवेट लिबर्टी। तो हमें अपने निजी स्वतंत्रता में कटौती क्यों स्वीकार कर ली है हमने? टू इंजॉय सोशल ऑर्डर विच मेक्स आवर लिबर्टी ए रियलिटी। तो ये हमने स्वतंत्रता इसलिए स्वीकार कर ली है क्योंकि हमें जो है सामाजिक व्यवस्था का आनंद जो है वास्तविक जो है आज़ादी देती है, इसलिए। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है उसकी बात करें तो यहाँ देखो, दूसरा प्रश्न कर लिया, तीसरे प्रश्न, व्हेन डू फील इंजर्ड। तो हम जो है कब अपने आप को क्षतिग्रस्त महसूस करते हैं, है ना? हम जो है अपने आप को कब जो है महसूस करते हैं, घायल महसूस करते हैं? व्हेन ए पुलिसमैन पुल्स अप आवर मोटरसाइकिल एट द रॉन्ग साइड। क्या होता है? जब हमारा कोई भी पुलिसकर्मी जब कोई पुलिसकर्मी हमारी मोटरसाइकिल को गलत दिशा में खींचता है, तब जो है हम क्या है, घायल महसूस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द रूल ऑफ द रोड मीन। तो जो सड़क का नियम है, सड़क का नियम का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। द रूल ऑफ द रोड मीन्स टू मेंटेन लिबर्टीज ऑफ ऑल एंड कल्ट्रेल एवरीबडीज लिबर्टी। तो यहाँ बोला गया सड़क नियम का अर्थ है सभी की स्वतंत्रता को बनाए रखना और सभी की स्वतंत्रता को कम करना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी खड़ा होकर बीच में हाथ खड़ा हो जाए पुलिसमैन की तरह, तो वो भी समझना है, इसको लिमिट करना। ठीक है, ये सारा पैराग्राफ में लिखा है, पैराग्राफ आपने पढ़ा होगा तभी आपको समझ में आने वाला है ये। इसके बाद देखिए, मेंशन टू वेज ऑफ पर्सनल लिबर्टी। यहाँ पे आपको कोई भी दो जो नियम हैं, पर्सनल रास्ते हैं जो आप समझते हैं कि आपकी आज़ादी व्यक्त कर सकते हैं, तो बताइए वो क्या हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हमने जो आंसर लिखा है पैराग्राफ से, आई मे टेक फ्रूट जूस विद डिनर। ठीक है, ये मेरा एक लिबर्टी हो गया। आई मे चूज टू गो डाउन इन ड्रेसिंग गाउन। और जो है हम जो है क्या करना चाहेंगे, मैं ड्रेसिंग गाउन में नीचे घूमने जाना चाहूँगा। दीज आर टू वेज ऑफ पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये दोनों आंसर पैसेज में मिलेंगे, आपको पैसेज पढ़ लिया होगा। व्हाट इज लिबर्टी, तो आज़ादी क्या होती है या स्वतंत्रता क्या होती है? तो लिबर्टी इज एकोमोडेशन ऑफ इंटरेस्ट, इट इज़ ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? एसएसटी का एक क्वेश्चन है, आपको पता होगा, एमसीक्यू बनता है हमेशा, बता देना किसी को पता हो तो। लिबर्टी इज ए एन accommodation ऑफ इंटरेस्ट, इट्स ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर जो है बोला गया है कि स्वतंत्र जो है हितों का जो है क्या करती है, समायोजित करती है। जो भी आपके हित हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको समायोजित करती है। तो साथ ही साथ जो है सामाजिक अनुबंध जो है बनाती है। ठीक है, ये क्या है, ये एक सामाजिक अनुबंध है, समाज के दायरों में रहना पड़ता है। और हिंदी में बताइए सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं सामाजिक अनुबंध। ये पुस्तक किसने लिखी थी? एसएसटी का एमसीक्यू है, बता देना अगर किसी को पता हो, अगर आपको याद हो तो। मैंने बता रखा है आपको, आपको पता होना चाहिए। अगला जो सातवां प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट विल यू नोट आस्क अकॉर्डिंग टू द ऑथर। जो यहाँ पर पूछा गया है लेखक के अनुसार जो है आपको क्या नहीं पूछना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आथर वी शैल नॉट आस्क वेदर वी मे फॉलो दिस रिलीजन और दैट। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे क्या बोला? लेखक के अनुसार हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि हम इस धर्म का पालन करें या उस धर्म का। वेदर वी मे मैरी द डार्क लेडी और फेरी लेडी, है ना, और हम काली महिला से विवाह करें या फिर गोरी महिला से। तो ऑथर के अनुसार जो है ये बोला गया है, तो ऑथर के अनुसार जो है ये पैराग्राफ में लिखा गया है, तो ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपसे सातवां प्रश्न पूछेगा, फाइंड फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन मतलब क्या होता है, आपको जो है समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज हो जाते हो। तो कन्फ्यूजन को जो है हम बोलते हैं, आप पैराग्राफ में देखोगे तो एक वर्ड मिलेगा आपको, जो मिलेगा चाओस। चाओस देखो यहाँ पर है, इस चाओस का मतलब होता है कन्फ्यूजन, जिसको अराजकता भी बोलते हैं हम हिंदी में, अराजकता। ये जो है कन्फ्यूजन हो जाता है, चाओस बोलते हैं इसको हम छोटे वर्ड में। और फाइंड फ्रॉम द पैसेज द अपोजिट ऑफ वीप। वीप जो है आपका क्या होता है, रोना धोना, है ना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? वीप मतलब रोना और लाफ मतलब हंसना, तो यहाँ पे अपोजिट जो है लाफ हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ में से आपको छांट के लिखने थे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर
ये 9 प्रश्न जो देखने को मिलेंगे, यहाँ पे 9 नंबर आपको मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या पूछा गया है। सेक्शन बी की बात करेंगे हम यहाँ पर अब सेक्शन बी में जो बोल रहा है, राइटिंग सेक्शन है। यू आर खुशी लिविंग इन चूरू, योर फ्रेंड तेजस्विता हैज पास सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद फर्स्ट डिवीजन, राइट ए लेटर टू हर congratulating her on her success in the examination. You may टच अपॉन द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो आप चाहें तो इसमें फॉलोइंग पॉइंट्स अगर दे देता है तो दे सकता है कि भाई ये पॉइंट आप फॉलो करो। अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि आपको पॉइंट मिले, आपको बस सीधा सीधा बोल दे कि आप जो है एक लेटर लिखिए। और जो देखिए अब यहाँ पे ये खुशी लेटर लिख रही है, ठीक है, आप खुशी हैं, आप जो है लेटर लिख रही हैं, आप लिविंग चूरू में हैं। योर फ्रेंड तेजस्विता जो है, आपकी कोई फ्रेंड है तेजस्विता, उसने सेकेंडरी एग्जामिनेशन फर्स्ट डिवीजन से पास की है, उसको लेटर लिखना है। जब भी आप किसी भी रिश्तेदार को, दोस्त को ऐसा लेटर लिखते हैं जो आपके सगे संबंधियों में ही आते हैं, सगे संबंधी का मतलब नहीं कि खून का रिश्ता ही हो, जैसे आपका दोस्त है वो सगे संबंधी तो नहीं है लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस का है, संबंधी ही मान के चलो, दोस्त क्या है, संबंध है एक। तो जब हम संबंधियों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को पत्र लिखते हैं तो सारे जो लेटर होते हैं वो होते हैं हमारे इनफॉर्मल, ठीक है। अब इनफॉर्मल जब लेटर लिखते हैं तो ध्यान रखना है, इसमें जो लिखने वाला है ना केवल उसी का पता आता है, जो लेटर लिख रहा है केवल उसी का पता आएगा और किसी का पता नहीं आएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कई बच्चे क्या करते हैं यहीं पे मिस्टेक करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने मान लीजिए मेरे को लिखना है, जैसे कि मैं खुशी हूँ, ठीक है, मान लीजिए मैं खुशी हूँ तो मुझे ये लेटर लिखना है क्योंकि यू आर खुशी, आप चूरू में रहती हैं और आपकी तेजस्विता जो फ्रेंड है उसने पास किया है, तो आप फ्रेंड को लिखोगे जिसको, भाई तेजस्विता को। तो आप जब ये लेटर लिखोगे तो इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बहुत सिंपल सा होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों लेटर्स का फॉर्मेट अलग अलग होता है। इनफॉर्मल जो लेटर आएगा तो आपको लिखना क्या है, सबसे पहले एड्रेस लिखना है, किसका, अपना एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है उसका एड्रेस लिखना है। तो खुशी है, तो खुशी का एड्रेस क्या है, आपका चूरू है। अब चूरू में कहाँ पे है कोई चीज़ नहीं बताई है इसने, ठीक है। चूरू में आप कहाँ पर हो, पूरे चूरू में तो ढूंढते रह जाएंगे खुशी को, तो आप कोई भी अपना मान लेते हो। मैंने मान लिया कि चूरू में जो है आप शास्त्री नगर में रहते हो, यहाँ पे लिखोगे शास्त्री नगर, ठीक है, और नीचे लिख दोगे चूरू, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप पिन लिखना चाहो तो पिन, यहाँ पे कॉमा लगा के पिन लिख दो, मान लो 30 19 28, कुछ भी आपने पिन अपनी मर्जी से लगा, शास्त्री नगर चूरू, ये पिन नंबर लिख दिया। इसके बाद आपको ज़रूर ज़रूर एक चीज़ मेंशन करनी है, वो होती है डेट। यहाँ पे करोगे आप डेट मेंशन, ध्यान रखना जो बता रहा हूँ इसको, बस आप हर स्टेप के नंबर मिलते हैं इसमें, याद रखना लेटर राइटिंग में। डेट यहाँ पे जैसे सपोज करो आज हम बात कर रहे हैं 7 तारीख के लिए, तो हम 7 तारीख के एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो 7/3/2024, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेट, ठीक है। अब इस डेट के बाद में सब्जेक्ट नहीं आता इसमें। जब हम पर्सनल इनफॉर्मल लेटर अपने दोस्त को, रिश्तेदार को, पिता को, पुत्री को, पत्नी को, भाई को, दोस्त को, किसी भी अंकल को, आंटी को, जिसको भी लिखते हैं वहाँ पर केवल लिखने वाले का यहाँ पर पता आता है, जो भेजने वाला है ना मित्र जो लिख रहा है, पत्र लिखने वाले का पता आता है। यहाँ पर जो पता आ रहा है ये, यहाँ पर आ रहा है पत्र लिखने, जो पत्र लिख रहा है उसका पता, लिखने वाले का पता, ठीक है। और साथ ही साथ क्या आता है यहाँ पर, दिनांक, और दिनांक, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ गया आपको, मैंने यहाँ पे हिंदी में समझा दिया कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है इस जगह पे। जब आप लेटर स्टार्ट करोगे तो यही सबसे पहले लिखना है, जो भी आपको एड्रेस दिया है वो लिख देना है। एड्रेस नहीं दिया है, मान लो कि यू आर खुशी हैं, यू आर तेजस्विता जो आपकी दोस्त है उसने पास किया, अब इसमें कोई चूरू चूरू मेंशन ही नहीं किया है, तो आप कोई भी एड्रेस लिख दो, अपने घर का पता लिख दो, यहाँ पे लिख दो जैसे विकास नगर, झोटवाड़ा, जयपुर। जयपुर का पिन डालना चाहो डालो, पिन जरूरी नहीं है लेकिन डाल देते हो तो अच्छी बात है, इससे महसूस हो जाता है कि भैया इसको लेटर लिखने का पता है। और उसके बाद डेट लिख दो, और डेट भी कोई सा भी लिख सकते हो, आज का लिखो, आज से 10 साल पहले का लिखो, आज से 10 साल आने वाले बाद का लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो ये एड्रेस है ये जरूर थोड़ा सा मेंशन करना, ये है इनफॉर्मल लेटर का प्रोसेस, ठीक है। इनफॉर्मल लेटर में पत्र लिखने वाले का पता और दिनांक आएगा, उसके बाद जो है पत्र की स्टार्टिंग करेंगे, किसको लिख रहे हैं हम, अपने दोस्त को, चाचा को, रिश्तेदार को, पिता को, भाई को, बहन को। तो आप अपने फ्रेंड तेजस्विता को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आप सीधे स्टार्ट कर देंगे डियर तेजस्विता, ठीक है, माय डियर
तेजस्विता या माय डियर फ्रेंड तेजस्विता, ठीक है। तो अब आपका जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारा लेटर स्टार्ट हो चुका है। जैसे हम लिखते हैं ना, सर आई रिस्पेक्ट टू से दैट, जैसे जैसे हम लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं वैसे अब यहाँ शुरू कर देंगे। यहाँ पे माई डियर फ्रेंड तेजस्विता, ठीक है। अब कोमा लगा के हमारा लेटर जो है अब शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अब उस लेटर में हमें क्या लिखना है भैया, हमें बोला क्या गया है, ध्यान से देखो, उसने सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो है पास किया है, ठीक है। तो देखो इस सेकेंडरी एग्जामिनेशन को कैसे आप लिखोगे, देखो सीधा सी लिखोगे, टुडे आई saw योर रिजल्ट इन द राजस्थान पत्रिका, या फिर जो भी आप पत्रिका लिखना चाहो, या यू न्यूज़पेपर लिख दो। टुडे आई saw योर रिजल्ट इन राजस्थान पत्रिका, यू हैव पास्ड योर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यू हैव पास्ड योर सेकेंडरी एग्जामिनेशन विद फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरे लाइन हो गया, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस ब्रिलियंट सक्सेस, इस बड़ी कामयाबी पे जो है मैं तुम्हें बधाई देता हूं या देती हूं। इट इज़ द काइंडनेस ऑफ गॉड, ये भगवान की दया है। फुल स्टॉप लगा दो, अगला आप लाइन लिख दो उसके बाद में। तो इस तरह से अब नीचे हम लाइन लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आगे क्या लिख दोगे। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। आई फील वेरी हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। यू वर्कड रियली हार्ड एंड गोट इट्स फ्रूट, तुमने इस कड़ी मेहनत की और उसका फल पाया। यू वर्कड वेरी हार्ड एंड गोट द फ्रूट या इट्स फ्रूट, फुल स्टॉप। आई विश यू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, आई विश यू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। यू शुड ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, तुम्हें जो अगली एग्जाम आ रही है उसमें भी अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर हम उसको थोड़ा सा एक अपना मशवरा दे रहे हैं। यू शुड ऑल्सो वर्क हार्ड फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, फुल स्टॉप करके हम लिख देंगे, आई विश यू इवन ग्रेट सक्सेस इन फ्यूचर, ठीक है। आई विश यू विल गेट ग्रेट सक्सेस इन फ्यूचर, आई विश यू विल गेट ग्रेट सक्सेस इन फ्यूचर, तुम्हें जो है भविष्य में बहुत अच्छी जो है सफलता और ऊंची सफलता मिले। आई विश आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दिस अचीवमेंट, ठीक है। इस पहुंच के लिए या इस उपाधि के लिए या फिर जो भी आपने हासिल किया इसके लिए फिर से मैं दोबारा धन्यवाद तुमको बधाई देती हूँ या देता हूँ। आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस अचीवमेंट, आप चाहे तो ये लाइन लिखें और फिर जो है आप नीचे लिखोगे विद लव यूर फ्रेंड, विद लव यूर फ्रेंड, और आप फ्रेंड कौन है, तो आपका जो नाम है, आपने ऊपर एड्रेस लिखा, अब नीचे लिखोगे अपना नाम। तो खुशी दिया है तो खुशी लिखोगे, जो भी दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो अपना नाम लिख देना। अब समझ में आ चुका होगा आपको, तो मुझे समझ में आया कि आपको समझ में आ चुका है। इसी में और पार्ट है, तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इस तरह का दूसरा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यू आर अंकिता अंकुर ऑफ क्लास 10th ऑफ GSS कंधारन चूरू, राइट ए फॉर्मल ईमेल टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे हेड मास्टर का जो है एक आपको एड्रेस दिया है, भाई किसको लिखना है ये, यहाँ पे ये देखो आपको एड्रेस मेंशन किया गया कि इस एड्रेस पे आपको जो है ये ईमेल लिखना है। रिक्वेस्ट अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स फॉर इम्प्रूवमेंट गुड रिजल्ट्स, तो गुड रिजल्ट के लिए जो है आपको एक्स्ट्रा क्लासेस जो है उसके लिए जो है ये ईमेल लिखना है। ये ईमेल मैंने अभी अभी 2024 का मॉडल पेपर, अच्छा हाँ आपको ये चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे जो बाद में पछताते हैं, 2024 का मॉडल पेपर मैंने पूरा सॉल्यूशन के साथ समझाया हुआ है। मॉडल पेपर अभी आपने नहीं देखा है, देख लेना, 2024 का मॉडल पेपर इसी चैनल पे पूरा सॉल्यूशन विस्तार से हिंदी में समझाया, एक एक लाइन समझाई है भैया आपको। 2024 का मॉडल पेपर जो है उसको देख लेना, ठीक है। उसमें ग्रामर में सेक्शन में कोई मिस्टेक है तो उसको मैंने कमेंट में उसका जो सही आंसर पिन कर दिया है, ठीक है। कमेंट सेक्शन देखोगे तो उसमें जो है मैंने उसका राइट आंसर कहीं पर जो भी मिस्टेक्स, अगर किसी का क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है तो उसका मैंने कमेंट सेक्शन में जो है राइट आंसर पिन कर दिया है, 2024 का जो मॉडल पेपर है। और 2024 का जिन बच्चों ने देख लिया है तो उनको मैं बोलूँगा कि आप 2023 वाला देख लो, 2023 वाला देख लो, और एक और काम करना छोटा सा, 2022 वाला भी देख लेना बस। और इनमें सभी में आपको आंसर मिलेंगे, ये 2024 का ये भी आंसर के साथ ही है, इसमें भी आंसर है, ठीक है। 2023 वाला जो है ये इसमें भी आंसर है आपके,
ठीक है, और 2022 वाला है ना, इसमें भी आंसर, और सभी में फुल आंसर है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है, आपके बहुत सारे 12th क्लास भी डिमांड कर रहे हैं, उनके पेपर्स भी देने हैं। तो यहाँ पर जो है आपका जो पेपर है, मैंने पूरा कंप्लीट सॉल्व किया है। वो एप्लीकेशन लिखा हुआ है, जीमेल ईमेल जो लिखना है वो भी मैंने समझाया हुआ है। तो ये वाला जो है ना, पूरा का पूरा ईमेल जो है आप 2024 के मॉडल पेपर में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको बिल्कुल मिलेगा, एज इट इज़ मिलेगा आपको। बस यहाँ पे सब्जेक्ट भले ही अलग अलग मिल जाए, 2023 का देखोगे उसमें भी मिल जाएगा, 2022 का देखोगे उसमें भी मिल जाएगा। अब देखना कैसे है, प्लेलिस्ट आपको जो है इस वीडियो के एंड में मिलेगी, और प्लेलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलती है। तो आप प्लेलिस्ट की लिंक जरूर खोलें, उसमें आपको जो है मिल जाएगा। इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है वो स्टोरी राइटिंग का आएगा। ठीक है, ईमेल राइटिंग तो आप समझ गए। आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, टू, ये वाला एड्रेस लिख दोगे। टू लिखने के बाद में आप जो है फ्रॉम तो लिखना ही नहीं है, क्योंकि फ्रॉम दिया नहीं है, और फ्रॉम तो आपका ही होता है। आप चाहें तो अपना एड्रेस, ईमेल एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं कि फ्रॉम। देखो ईमेल एड्रेस का फॉर्मेट क्या रहेगा, पहले आएगा फ्रॉम। फ्रॉम में जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ कि चलो अखिलेश क्लासेस है, तो हम अखिलेश क्लासेस @gmail.com कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एड्रेस फ्रॉम। अब जो है टू किसको देना है, तो यहाँ पर देखो ये एड्रेस मेंशन करना है हमारे को, ये वाला एड्रेस जो है ये मेंशन करना है। तो इस एड्रेस को हम यहाँ पे टू में लिख देंगे। टू में लिखेंगे इस एड्रेस को, जो अभी अभी मैंने बताया आपको। इसके बाद अगर आप लिखना चाहें तो CC लिख सकते हैं, CC। और फिर बाद में एक और आता है BCC। आपने ईमेल अगर राइटिंग ईमेल कभी लिखा होगा खुद मोबाइल पे या फिर अपनी ईमेल आईडी पे, तो आपको दिखाई देगा ये सब चीज़ें। लिखना चाहो तो CC BCC लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो छोड़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है सीधा सीधा सब्जेक्ट आ जाएगा। इसके बाद जो है नीचे आ जाएगा सब्जेक्ट, इसी लाइन के नीचे यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है कि भाई टू अरेंज एक्स्ट्रा क्लासेस, बस इतना लिख दोगे। फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस ये लिख सकते हो, और फॉर अरेंजिंग एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर इंग्लिश और मैथमेटिक्स ये भी लिख सकते हो। कई सारे सब्जेक्ट बन सकते हैं, सारे सब्जेक्ट सही होते हैं, बस आपको लिखने का सही औचित्य पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। इसको लिखने के बाद में आपको जो है सीधा सीधा सर लिखते हुए, रिस्पेक्टेड मैडम या सर जिसको भी लिख रहे हो, अब वो आप जो है स्टार्ट कर दोगे। जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं हम क्लास में छुट्टी के लिए, अब यहाँ से सर से स्टार्ट कर दोगे। इसमें लिख दोगे आवर क्लास टीचर इज़ नॉट अवेलेबल फॉर मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, सो द, कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स आर नॉट completed yet, but we want to improve our marks in examination, so we need some extra classes for English and mathematics subject. We request to you to arrange extra classes for the above mentioned subject. बस उसके बाद थैंकिंग यू करते हुए बस इतना लिखना है। ईमेल जो है वो बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता, इसमें तो 3-4 लाइनें होती हैं, जब बस केवल मेंशन करना है कि आप किस लिए ये ईमेल लिखना चाहते हैं। ठीक है, हो गया काम। यहाँ पर जो है सैफर्ड है, गेज शिप है, थिंकिंग ऑफ मिसचीफ, आपका जो है ये वाला आपका स्टोरी राइटिंग आ गई। ठीक है ना, ये कौन सा है, तो यहाँ पर जो है इसका वो है, किसी झूठे का जो है वो नहीं होता है कि जो भेड़िया होता है तो बोलता चिल्लाता है कि भेड़िया आया भेड़िया आया। एक बार बोलता है, 2 बार बोलता है, लोग बाग जो है भाग भाग के जाते हैं, फिर देखते हैं सच में एक दिन भेड़िया आ जाता है उसको खाने के लिए, और उस दिन चिल्लाता है, तो जो गांव वाले हैं वो नहीं जाते हैं, है ना। तो यही बोला गया है कि नोबडी ट्रस्ट ए लायर, वंस ए लायर ऑलवेज ए लायर। ठीक है ना, मतलब किसी भी झूठे व्यक्ति का कोई जो है विश्वास नहीं करता, एक बार जो झूठा साबित हो गया वो हमेशा झूठा ही रह गया। तो इसका मोरल भी लिखेंगे साथ साथ में। या फिर आप ये और वाला ऑप्शन कर सकते हो, ये फारवर मंडल फॉर हैंड गोल्डन एग देती थी जो, यहाँ पर जो है ग्रिड इज कर्स, ग्रिड इज कर्स मोरल आ जाएगा। ग्रिड इज कर्स मतलब जो है लालच बुरी बला है, या लालच जो है आपकी खात्मा है। ठीक है, ग्रीड इज कर्स। अब इसके बाद जो है यहाँ पर आपको पैराग्राफ लिखना है। ये किस पे है, आप देख रहे हो यहाँ पर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिखा है, यानी कि इसके ऊपर जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये बादल हैं, यहाँ पे पानी गिरेगा, ये पानी जो है यहाँ पे पाइपलाइन के थ्रू जो है ये नीचे जा रहा है यहाँ पर अंडरग्राउंड में, और फिर जो है इसको निकालने की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर जो है आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हो गिवन पिक्चर is about need of rainwater harvesting, it is the crying need of today। आज की बहुत मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है ये विषय है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आज के समय में जो है बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है, क्योंकि पानी की जानते हो किल्लत चल रही है। द रेन इज़ फॉलिंग ऑन ए हाउस, यहाँ पर जो है हाउस पर जो है ये रेन फॉल कर रहा है। यहाँ पे ये दिखाएगा जो पिक्चर में है ना, आपको उसको मेंशन करना है, अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है।
ठीक है। रेन इज फॉलिंग ऑन द हाउस हैज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। हाउस में क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, तो द हाउस हैज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। द ड्रेन्स ऑफ द हाउस जो है, इस हाउस के जो पानी निकलने का जो ये जगह है, ये कनेक्टेड है किससे, ड्रेनेज सिस्टम से, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम विद एन अंडरग्राउंड टैंक, ये अंडरग्राउंड टैंक है, ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड है विद एन अंडरग्राउंड टैंक। द रेन वाटर रीचिंग देयर थ्रू द ड्रेनेज पाइप, ठीक है। यहाँ पर जो पानी पहुँच रहा है वो किससे पहुँच रहा है, रेन। आपको केवल घुमाते हुए लिखना है कि भैया पानी गिर रहा है छत पे, छत से पानी जो है पाइप के द्वारा एक टंकी में जा रहा है, और टंकी में ये पानी जो है धीरे धीरे इकट्ठा होता जा रहा है, हैं, बारिश का जो पानी है वो इकट्ठा होता जा रहा है। दस द रेन वाटर इज़ बीइंग स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूजेस, और जो है इस तरह से जो है यहाँ पे रेन वाटर जो है भविष्य के काम आने के लिए जो है क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, ठीक है, भर रहा है। एंड देयर इज़ ए ग्रीनरी नियर द हाउस, और यहाँ पर जो है हाउस के पास में ग्रीनरीज हैं, ट्रीज हैं, ये बता सकते हैं। बस इस तरह से लिख दो, और दो आपको जो समझ में आता है, दो चार लाइनें आप लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं, 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है सर। आइए नेक्स्ट और पार्ट देखते हैं इसका। डू यू नो द पोजिशन ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड इन राजस्थान? Write a paragraph in about 80 words telling how alarming the female foeticide in Rajasthan, what are its causes and what function actions should be taken। देखो, फीमेल फोर्टिसाइड इन राजस्थान एक अलार्मिंग है, क्योंकि न्यूज़पेपर रिपोर्ट में जो है ये बता रहा है कि जो है ये बहुत ज़्यादा है, डे बाय डे जो है ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। मेल टू फीमेल जो है वो रेशियो कम होता जा रहा है, ठीक है। राजस्थान के अंदर मतलब औरतें जो है ये अ, वो हो रही हैं, क्या कहते हैं उनका, वो होता है ना, वो भ्रूण हत्या, ठीक है। महिलाओं में जो भ्रूण हत्या होती है उसके बारे में, तो भ्रूण हत्या करोगे तो भाई रेशो तो कम होगा ही, तो इसी में आपको बताना है कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार जो है अलग अलग पुरुष और महिलाओं की जो अनुपात मिला था राजस्थान में, ये एक दयनीय स्थिति है। गर्भवती महिलाओं को जो है अस्पताल में नहीं ले जाया जाता समय पर, सोनोग्राफी के माध्यम से जो है उनका चेक किया जाता है। ये सारी चीज़ें जो है आपको बना करके लिखनी होती है, बढ़िया तरीके से लिखना होता है, जो चीज़ आपको समझ में आए उतना आपको पूरे नंबर मिलते हैं, आप जितना भी बना के लिखोगे, और जितना बना के लिखोगे ना, लेकिन हाँ, लिखने का सही मैनर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो लिख रहे हो उसका कोई मतलब ही ना निकलता, बस आपने तो लिख दिया, तो ऐसा नहीं लिखना है। फिर ग्रामर सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो जो ग्रामर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कुछ इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं। पीपल डैश ईयर इलेक्ट प्रेम कुमार सरपंच लास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दूंगा तो आपका दिमाग है ना ज़्यादा चलेगा नहीं, अब आपको दिमाग अपना चलाना है, और इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं। इसी तरह से आप जो है 7वें क्वेश्चन का आंसर भी बताना है मेरे को। यहाँ पर क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। द यंग सुगुल सैड आई एम टू यंग टू फ्लाई, द यंग सुगुल सैड, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है। आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बताना है। संतोष सेड टू मी विल यू ब्रिंग मी ए गिफ्ट, तो संतोष आस्क मी, अब यहाँ पर जो है डैश डैश है, यहाँ पे क्या आएगा। तो इस तरह से आपको ये दो दो नंबर के हैं, ये ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होते, टेंशन नहीं लेना, ग्रामर सेक्शन से डरना नहीं है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट, अब यहाँ पर जो है आपको करेक्ट वर्ब फॉर्म बनना है। यहाँ पे फॉल आएगा या फॉल्स आएगा, यहाँ पे आर आएगा या इज आएगा। ये आपको सारे क्वेश्चंस बहुत इजी इजी हैं, लेकिन आपको जो है चूज़ करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके आंसर्स क्या होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कितने विद्यार्थी जो है अपने आप को तैयार मानते हैं, और कितने विद्यार्थी जो हैं अपने आप को टॉप में भी लाना चाहते हैं। तो वो कमेंट जरूर करेंगे जो विद्यार्थी टॉप आना चाहते हैं। आपको इस 80 नंबर में से आपको बता दूं पास होने के लिए कितने चाहिए, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमें नंबर कितने चाहिए। केवल पास होने के लिए आपको मात्र 80 में से 13 नंबर चाहिए। 80 में से अगर आप 13 नंबर लाते हो तो आप पास हो जाओगे, बशर्ते एक रूल है, और रूल क्या कहता है कि आपके स्कूल से आपका जो 20 नंबर का इंटरनल मार्क्स जाता है वो 20 में से 20 ही जाएँ। फुल मार्क्स गए तो 13 नंबर चाहिए, जितने 20 में से कम होते जाएंगे उतने 13 में बढ़ाते जाइए। अगर 19 हुआ तो 14 हो जाएगा, अगर आपका 18 गया तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, अगर आपका यहाँ पे 17 गया तो यहाँ पर 16 नंबर चाहिए। तो जितने नंबर आप देख लीजिए, 13 नंबर जब चाहिए जब आपके 20 में से 20 स्कूल से जा रहे हैं। अगर आपका यहाँ पर नंबर कम हो रहा है, 19 भी हो रहा है, तो यहाँ पे एक नंबर बढ़ा दीजिए। जितने नंबर इधर कम होंगे उतने नंबर इधर प्लस कर देना, उतने नंबर आपको लाना होगा। तो समझ लीजिए अगर स्कूल से आपके 15 गए हैं तो आपको कम से कम 18 नंबर यहाँ पर लाने होंगे। इस जगह पे 18 नंबर चाहिए। अगर आपके स्कूल से 15 भेजे गए हैं, 20 में से 15 गए हैं, तो आपको 80 में से 18 लाने पड़ेंगे।
80 में से 18 लाने पड़ेंगे तो आप पास हो जाओगे। तो ध्यान रखना है कि स्कूल का बड़ा हाथ होता है इसमें। स्कूल जो अच्छे नंबर भेजेगा, यहाँ कम नंबर भी लाओगे तो काम चल जाता है। 13, मात्र 13 नंबर चाहिए। अगर स्कूल 20 में से 20 भेजता है तो आपको पास होने के लिए मात्र 13 नंबर 80 में से लाने होंगे, ध्यान रखना है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पास हो जाओगे, टेंशन फ्री रहो, बिंदास रहो, लेकिन पढ़ते रहो। चेंज करना है पैसिव वॉइस में, डू नॉट हेट द पुअर, और जो है हुम आर यू सेलेक्टिंग फॉर दिस पोस्ट। तो ये दोनों का जो है पैसिव वॉइस में चेंजेस करने हैं। तो मेरे को देखना है कि कितने बच्चे जो तैयारी करी है और कितने बच्चे इसका सही आंसर्स देते हैं। फ्रेम क्वेश्चन टैग, ठीक है, क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है, ये आपको बता देना है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन टैग है, आई वेंट टू हरीज हाउस यस्टरडे विद माई सन। अब इसको हुज से जो है क्वेश्चन टैग आपको बनाना है, ठीक है। एड टैग टू द स्टेटमेंट गिवन बिलो, मिसेस शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको जो है टैग यूज़ करना है। अच्छा, यहाँ पे आपको फ्रेम करना है, ये टैग नहीं है, ये यहाँ पे फ्रेम करना है क्वेश्चन, किसके घर पे आप गए थे, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग ऐड करना है, ठीक है। टीचर्स है, ध्यान रखना है यहाँ पर जो है प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो इसलिए जो है क्वेश्चन टैग कैसे ऐड करोगे ये आपको ध्यान रखना है। मिस्टर शर्मा टीचर्स, तो यहाँ पर जो है आपको डू और डज याद आ गया होगा, यस, आपको अभी यहाँ पर उसका यूज़ करना है, तो क्वेश्चन टैग ऐड कर दोगे आप। सेक्शन डी की बात करें तो ये आपके पैराग्राफ जो है बुक से आएगा, 6 नंबर का पूछा जाएगा इसमें। वंस वैन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। आपको याद आ गया, जिगलिंग थग ऑफ बम्बू वोक फ्रॉम स्लिप एंड वी रेन टू मीट एंड ग्रीट हिम। जो बच्चे उसके पास भागते हैं, तो यहाँ पर जो है हु सेट आउट फॉर सेलिंग राउंड आपको बताना है। इसके बाद जो है आपका आंसर बताइए आपको क्या हो जाएगा। वाई डिड चिल्ड्रन रन फॉर देयर स्लीप, आपको बताना है, आंसर आप बता ही सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे पूछा गया विच हैंड बैग्ड द बम्बू, और उसके बाद में यहाँ पर 3 क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं रहता है, ये ध्यान रखना है। फिर इसमें और पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है आप दूसरा वाला अगर वो नहीं करना चाहते तो ये वाला कर दीजिएगा, सेम ही सेम रहेगा। इसमें भी आपको 3 जो है आपको एमसीक्यू मिलेंगे, और इस एमसीक्यू के बाद में जो है आपको जो है 3 क्वेश्चंस जो है आपको राइटिंग करने, यानी कि खुद लिखने होंगे इसके आंसर्स को। तो इस तरह का ये पेपर आप समझ रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, 12वां जो प्रश्न है, इसमें कोई भी 3 करने होंगे, एनी 3 करने हैं। क्वेश्चन जो है पहला एक लेटर टू गॉड से है, दूसरा जो है नेल्सन मंडेला से है, तीसरा जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट से है, और चौथा क्वेश्चन जो है डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से है। यहाँ पर जो है आपको कोई भी एनी 3 करने हैं, और 3 क्वेश्चन करोगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर का हो गया। इसके बाद जो 13वां क्वेश्चन है उसकी बात करें तो एनी 1 करना है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है बड़ा आएगा जो कि 5 नंबर देगा आपको। मिजविल द ओटर से है पहला क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा जो है इसमें और ऑप्शन है, देखो तो आपको पता ही है कि इसमें से कोई एक ही करना है, ब्लैक एरोप्लेन से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, ध्यान से ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। इसके बाद जो है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। तो 40 वर्ड्स में आपको देना है कोई भी 1 के आंसर देना है। यहाँ पे और ऑप्शन दिया गया है, 3 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है ये प्रपोजल से ही है, और दूसरा क्वेश्चन भी द प्रपोजल से ही है। इसके बाद तो रीड करना है एक्सट्रैक्ट को, जो है आपकी कविताएं हैं उससे आया हुआ क्वेश्चन। यहाँ पे ये छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, इसका राइमिंग स्कीम क्या होगी, ठीक है, और उसके वर्ड्स क्या होंगे ये बताना है। पोएम अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट द वर्ल्ड विल एंड इन, किसमें फायर एंड आइस से मरेगा, तो ये आपको बताना है। अगेन जो है इसमें और ऑप्शन भी, अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं, मेंशन करा गया है। इसमें भी दूसरा जो है डस्ट ऑफ स्नो से लिया गया है ये। ट्री विच इज़ मैंशनड, विच ट्री इज़ मैंशनड, तो होमलेक ट्री जो है इसमें होमलेक ट्री जो है मेंशन किया गया है। इस तरह से राइट राइमिंग स्कीम और वर्ड्स जो है आप इसको बताने हैं। नेक्स्ट जो है आंसर एनी 2, तो इसमें से कोई भी 2 के आंसर देने हैं, 2 के आंसर 2-2 नंबर के देंगे आपको, यानी 4 नंबर आपको मिलेंगे। 3 क्वेश्चन है, एक टाइगर इन द जू से है एक क्वेश्चन, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स से है दूसरा क्वेश्चन, तीसरा बाल पोएम से है। तो इन तीनों में से कोई भी 2 आपको अच्छा लगता हो, जो समझ में आता हो उसको देने हैं आंसर। 17 नंबर जो क्वेश्चन है एनी 1 करना है आपको, तो इन दोनों में से कोई एक ही करना है, ठीक है, और ऑप्शन नहीं है तो भी आपको घबराना नहीं है। यहाँ पे जरूर पढ़ लेना, कभी कभी क्या होता है कि और ऑप्शन ना देता है तो आप दोनों करके आ जाते हो, और पता चला कि पहला आपने गलत कर दिया तो दूसरा एग्जामिनर चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि करना एक ही होता है, तो आपको एक ही करना है, ध्यान रखना। 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेगा। इसमें पहला जो है थीफ स्टोरी से है, और दूसरा जो है मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट से है, इब्राइट वाले चैप्टर से।
तो ये दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चंस के हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसका स्टेटमेंट जरूर पढ़ना कि उसमें बोल क्या रहा है, कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मार्क्स भी ध्यान रखना है आपको कि कितने मार्क्स का है। यहाँ पे 5 लिखा है तो यानी कि एक ही करना है दोनों में से। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी टू। अब इसमें से दो करने हैं आपको। यहाँ पे दिया गया है 3 क्वेश्चंस, ठीक है। मिडनाइट विजिटर से है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट से है, बुक दैट सेव द अर्थ से है ये क्वेश्चंस। तो तीनों क्वेश्चंस में कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद में करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पर बताने हैं। इस तरह का एमसीक्यू जो है लास्ट में आपको मिलेंगे 3 एमसीक्यू ये वाले मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है हु केम टू मेरी भोली, भोली से मेरी करने कौन आया था, तो आपको सभी को पता है विशंबरनाथ। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पूछा, विच बुक सेव द अर्थ प्लानट फ्रॉम द मार्शियन इन्वेशन, इन्वेंशन द बुक दैट सेव द अर्थ, तो कौन सा वो बुक था। और इसके बाद जो है मटिल्डा वाज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ, किस में वो जन्मी थी मटिल्डा, ये आपको बताना है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो है ये हो गए। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया होगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, इस प्लेलिस्ट को चेक करिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। इस प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। 2024 बताया रखा है मैंने, 2024 का मॉडल पेपर देखिए जो मैंने सॉल्व करवा रखा है। 2023 का देखिए। ये सारे सारे जो मॉडल पेपर है ये बोर्ड के द्वारा जारी किए गए हैं, और मैंने बोर्ड वाले सारे मॉडल पेपर जो है आपको सॉल्व करवा रखे हैं। तो ये बोर्ड के मॉडल पेपर है, ठीक है। संजीव फंजीव में ये बाद में आए होंगे। संजीव वंजीव जो है ये बाद में डालता है, पहले बोर्ड डालता है आपके मॉडल पेपर्स को, ठीक है। तो ये बोर्ड जो है ये मॉडल पेपर्स डालता है, पहले इनको देखिए। तो ये आपको सारे संजीव में नहीं मिलेंगे, केवल 24 का मिल जाएगा। संजीव फंजीव जो भी आप कोई डेस्क वक्त पढ़ते हैं उसमें केवल 24 का मिलेगा, वो भी शायद पहला मॉडल पेपर, ठीक है। उसके अलावा संजीव फंजीव में कोई सा मॉडल पेपर नहीं मिलेगा। 23 का भी नहीं मिलेगा आपको, 22 का भी नहीं मिलेगा। तो इनको पढ़ने के लिए आप जो है प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने ध्यान से समझा होगा और आप अच्छा करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।